ओके, हाँ जी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे सभी को पता है कि हम पिछली क्लास से ही क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये मैंने बता दिया है कि क्षेत्रमिति का मतलब क्या है, कि जनरली हम किसी भी शेप के क्षेत्रफल या फिर उसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ा था। यदि मैं पिछली क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज का परिमाप सीखा था, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, जहां हमने सीखा था कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होता है, या फिर तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। उसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, जहां हमने सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि हमें किसी भी त्रिभुज की, ध्यान रखना, यदि हमें किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, यदि उसकी आधार और ऊंचाई दो चीजें पता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें प्रत्येक त्रिभुज का आधार या फिर ऊंचाई पता नहीं होती, इसलिए हम अलग अलग टाइप के फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमने पिछली क्लास में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन तीनों प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम हर क्लास में करते आए हैं, पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल इसमें ऑलरेडी दे रखा है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या बताना है, उस त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। सभी को इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बताना है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से। फॉर्मूले में आपको अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 7:09 हुए हैं, 3 मिनट वेट करते हैं। 3 नहीं, सॉरी, 2 मिनट वेट करते हैं। 7:11 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 7:11 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी काफी बच्चे आंसर करने लग गए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा सही आंसर करो, लेकिन ये जरूरी है कि सभी बच्चे आंसर कीजिए, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट और बाकी है अभी भी। काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं। लास्ट 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स। ज्यादा समय नहीं बचा, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी सतीश कुमार जी, आपने अनम्यूट करके, कुछ डाउट है क्या आपको? आप अनम्यूट करके कुछ तो आपने बोला है, ठीक है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज जिसका यदि हमें आधार और ऊंचाई पता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है
वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। हमें एक तो आधार दे रखा है, आधार की जगह चलिए 10, आधार की जगह हम 10 लिखते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ, एक हमें क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल की जगह 75 लिखना है। क्षेत्रफल हमें 75 दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये हमसे पूछा है। अब ऊंचाई को मैं मान लेता हूं कि त्रिभुज की ऊंचाई है h, तो इस ऊंचाई की जगह मैं लिख देता हूं h। अब हमें निकालना क्या है फिर, अब हमें इसी h का मान निकालना है। ये जो h हमने माना है इसी h का मान निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस 2 का गुणा इधर कर देता हूं, तो ये हो गया 75 गुणा 2। अब 2 का गुणा क्यों हुआ, क्योंकि ये इस साइड भाग में था, जब हम इसको दूसरी साइड ले गए तो ये गुणा में आ जाएगा। अब बराबर बचा क्या, 1 गुणा 10 गुणा h, तो 1 गुणा 10 गुणा h। अब 75 गुणा 2 करोगे तो 75 गुणा आप 2 कर सकते हो, 75 गुणा 2 होता है 150। मैं आपको यहां करके भी दिखा देता हूं, 75 गुणा 2 क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, तो ये आता है 150। और 1 गुणा 10, तो 1 गुणा 10 तो होगा 10, और 10 गुणा h, 1 गुणा 10 10 हो गया, 10 गुणा h। अब हमें यहां से इस h की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, इस h का मान निकालना है। तो h का मान कैसे निकाल सकते हैं, 10 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, और 10 को जब दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, क्योंकि अभी गुणा में है। 150/10। हाँ जी, अंकित कलवा के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है। अंकित कलवा के नाम से जो भी बच्चा है, 150/10 बराबर, इधर क्या बचा, इधर बचा h। इसका मतलब h, मैं इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं, h बराबर हो गया 150/10। अब जल्दी से बताइए 150/10 का मान कितना आएगा, जल्दी से। 2 को 10, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विजय खन्ना के नाम से एक बच्चा है, हाँ मैं आपके वाले मेथड से भी कराता हूँ, कोई परेशानी नहीं है उसमें भी। पहले आप ये बताइए 150/10 का मान, अच्छा हाँ ठीक है, 150/10 का मान कितना आएगा, बिल्कुल 150/10 का मान कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 15, एच आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये तो हो गया हमारे करेक्ट आंसर की बात। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबको इरेज कर देता हूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर मैं इसको, जो अभी विजय खन्ना के नाम से एक बच्चा है, उनके मेथड से समझाता हूं। सभी पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उन्होंने बोला, देखिए ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी यहां से इसको इरेज कर देता हूं, यहां से इसको इरेज कर देता हूं। अब इरेज करने से क्या हुआ, तो एक बच्चे ने बोला है कि सर क्या हम पहले 10 में 2 का भाग नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, तो इधर तो 75 ही रहने देते हैं। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 10/2 कितना होता है, 5, तो 5 गुणा h, ऐसे कर लो। अब यहां से भी तो h का मान आप ऐसे ही निकालोगे ना, यहां से h का मान निकालने के लिए 5 को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि 5 का भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा 75/5 बराबर h, या फिर h बराबर 75/5, दोनों एक ही बात है। और 75/5 का क्या है, 5 से 75 15 बार कैंसिल होता है, क्योंकि 15 5 75। तो यहां से भी h का मान, h क्या थी, हमने ऊंचाई मानी थी, h हमने ऊंचा, अच्छा सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा, आपने एरिया लिखा है 15, ए 15 नहीं है, एरिया 15 नहीं है, एरिया तो क्वेश्चन में दे रखा है 75। हमने निकाली है हाइट यानी कि ऊंचाई, h का मान निकाला है हमने 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे अच्छा ही किया था सर। आपने ऐसे किया तो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सर विजय मैंने भी खन्ना ऐसे के ही नाम, किया था। अच्छा बहुत बढ़िया। विजय खन्ना के नाम से जो भी बच्चा, आपने डाउट पूछा था, आपको समझ में आया, आपने शायद यही बोला था ना, अभी आपने ऐसे ही किया था कि आपने भी, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसमें किसी को डाउट, जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कमेंट में लिख के, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, यस और नो, कोई डाउट, नो, ठीक है
चलिए फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा तो कल हमने किसके, त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज हम समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ने से पहले क्या आपको पता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, कुछ क्लास पहले ही पढ़ा था। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दो। जिसकी चारों भुजा समांतर चतुर्भुज सर बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और 360 डिग्री के कोण बनते हैं सर। वो होता है वर्ग, स्क्वायर होता है। ये समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो सर। भुजाएं बराबर हो सर। बिल्कुल, मोहित और सुशील के नाम से जो बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। समांतर होने के साथ साथ जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं। ये मैंने पढ़ाया था। पता है, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, मतलब पिछला जो पढ़ा था आप लोगों को रिवीजन भी करना है। ये बहुत ही आसान था ना। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों और समांतर भी हों। तो दोनों ही है, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। भुजाएं भी और कोण भी आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब हम उसके परिमाप की बात करते हैं, ठीक है। तो जो समांतर चतुर्भुज के चार भुजाएं होती हैं, उनकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई है, जो ये लंबाइयों का जो योग है वही उसका परिमाप कहलाता है। जैसे यदि मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं कैसी, मान लो ये ए है और ये बी है, तो अभी मैंने बताया कि सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर। यदि ये ए है तो इसके सामने वाली भी ए होगी। इसी तरह से यदि ये बी है तो इसके सामने वाली भी बी होगी, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों भुजाओं की लंबाई की बात करूं तो ये ए हो गया और ये हो गया बी बी। अब यदि मैं इसके परिमाप की बात करूं, यदि मैं इसके परिमाप या फिर पेरीमीटर की बात करूं तो कितना होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए, बची कौन सी? एक ये और बची प्लस बी, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए और ए कितना होता है? ए और ए हो जाएगा 2a, बी और बी कितना होगा? बी और बी हो जाएगा 2b। तो 2a प्लस 2b आप किसी भी तरह याद रख सकते हो, 2a प्लस 2b। या यहां से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b। तो परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू a प्लस b, जहां a और b उसकी अलग अलग जो भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं, उनकी लंबाइयां हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कि जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू उसकी लंबाई और चौड़ाई। याद रखेंगे सभी बच्चे, याद रखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला याद करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको याद केवल वही चीज रखनी है जो मैं बताऊंगा। इसका फॉर्मूला याद रखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा तो है 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाइए। उसमें आप इस तरह से बनाओगे, एक 5 और एक 3, तो आप ये निकाल लोगे कि इसके सामने वाली भी 5 होगी और इसके सामने वाली 3 होगी। अब बस चारों को जोड़ दो। जल्दी से बताना चारों को जोड़ के कितना आएगा? एकांतर कोण युग्म क्या होता है? वो कोणों के साथ पढ़ाया था। एकांतर कोण युग्म कोणों के साथ पढ़ाया था। क्लास के एंड में रुक जाना, मैं बता दूंगा, क्लास के बीच में नहीं, क्योंकि ये कोणों का कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। मोहित के नाम से जो भी बच्चा, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है कि जो इसका अच्छा 16 ना मीटर, कुछ आप सेंटीमीटर मीटर कुछ बताओगे? 16 मीटर या सेंटीमीटर? आपने कुछ नहीं लिखा, केवल 16 कैसा, कुछ यूनिट भी होगी ना। मैंने यूनिट लिखी है, देखो इसके साथ 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर था तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो 16 सेंटीमीटर। हाँ जी, देखिए ये ना आप आदत डाल लो, जब भी आप कभी भी आए किसी भी आकृति का
परिमाप लिख रहे हो, क्षेत्रफल लिख रहे हो या आयतन लिख रहे हो, कुछ भी आप लिखो, चाहे लंबाई क्यों नहीं लिख रहे, आपको यूनिट हमेशा लिखनी है। आप यूनिट को कभी भी नहीं स्किप करोगे। हाँ जी बताइए, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, सर जी अनम्यूट किया है। मैं वो कर रहा था सर जी, मैसेज आया था बोला जी जिद हो गया जी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ये अब सभी बच्चों को याद रखना है, आपको यूनिट ना कभी नहीं भूलनी। चलिए, तो ये तो हो गई परिमाप की बात। अब हम करते हैं क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब किसी भी आकृति के क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है कि वह आकृति कितना स्थान घेरती है। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या मतलब होगा कि समांतर चतुर्भुज कितना स्थान घेर रहा है, वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे इस केस में ये एक समांतर चतुर्भुज है, अब ये कितना स्थान घेर रहा है, तो ये वाला स्थान घेर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो मेजरमेंट होगी या इसकी जो माप होगी वही इसके क्षेत्रफल के बराबर होगी, ठीक है। अब उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमने मान लिया कि ये जो समांतर चतुर्भुज है उसमें जो ये वाली भुजाएं हैं, ये बड़ी वाली जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई या ए के बराबर है और ये वाली जो लंबाई है वो बी के बराबर है, ठीक है, वो बी के बराबर है। अब देखिए हमें ये समझना है कि यदि हमें किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी हमें ऊंचाई पता हो। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के लिए यदि आपको उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और इस त्रिभुज के लिए क्या था आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज में 1/2 भी होता है जबकि चतुर्भुज में नहीं होता। ये तो चतुर्भुज है, इसमें आधार गुणा ऊंचाई होता है, जबकि त्रिभुज में होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आप याद रखोगे ना ये दोनों, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 भी आता है, दोनों में आधार और ऊंचाई का गुणा तो होता ही है, लेकिन त्रिभुज के फॉर्मूले में 1/2 का गुणा भी होता है, जबकि चतुर्भुज के एरिया का जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें 1/2 का गुणा नहीं होता। याद रखोगे सभी, यस और नो जल्दी से बताइए, सभी याद रखोगे ना। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई ही होता है, उसमें 1/2 नहीं आता, ठीक है। अब देखिए इस केस में ये है, अब आपको मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको ये समझना है यहां से इसका आधार तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि आधार तो इसकी ये ए भी भुजा हो गई, ठीक है, आधार तो इसकी ये वाली भुजा हो गई। अब क्वेश्चन आता है ऊंचाई कौन सी हो, तो देखिए जो ऊंचाई होती है ना वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, आपको हो सकता है कोई बच्चा ये वाली ऊंचाई ले, हो सकता है कोई बच्चा ये वाली ऊंचाई ले, तो दोनों ऊंचाई अलग है ना, कोई बच्चा ये वाली ऊंचाई ले, तो कौन सी ऊंचाई होती है, तो जो ये ऊंचाई होती है वो होती है लंबवत ऊंचाई, वो होती है मिनिमम हाइट उसकी, न्यूनतम ऊंचाई, ठीक है। अब जो लंबवत ऊंचाई होती है वो कैसे आती है कि अब जो सामने वाली कोई शीर्ष है ना, सामने वाले एक शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाल लीजिए, इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको लंबवत ऊंचाई कैसे निकालनी है कि आप इस शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से इससे इस जो बेस आधार वाली भुजा ली है ना उस पर आप एक लंब डाल लीजिए, तो हमने ये लंब डाला, अब इस लंब की जितनी भी लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहां हमने लिखा है कि जो डीएम है, ये वाली जो भुजा है डीएम, वो क्या है, इसकी ऊंचाई है और इसको हमने एच से प्रदर्शित किया है, इसको हमने एच से प्रदर्शित किया है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां से आधार क्या है, आधार तो ए है ही, ऊंचाई है एच, ठीक है। अच्छा ये आएगा ए, ये बी नहीं आएगा, ये आएगा ए, ठीक है, ए गुणा एच। यस, जल्दी से बताइए समझ में आया कि जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का वो क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, या आधार क्या है ए और ऊंचाई क्या है एच, तो ये हो जाएगा ए गुणा एच। समझ में आया, यस और नो जल्दी से, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर ये आपके समझ में आया है तो चलिए फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, अभी तो देखिए जो चतुर्भुज होता है उसका आधार तो कोई सी भुजा ले सकते हो ना, मान लो आप ये भुजा आधार ले लो,
हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये भुजा आधार, ये जो बी है ये वाली भुजा, ये आधार ले ले, हो सकता है कोई बच्चा ये वाली भुजा आधार ले ले, हो सकता है ये आधार ले ले। तो आप में से कोई बच्चा कोई सा भी आधार ले सकता है। तो फिर उसको इसमें क्या है, ऊंचाई हमेशा समान रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मान लो ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा आपने आधार ली है, तो इस केस में ऊंचाई होगी, इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है, इसका सम्मुख शीर्ष हो गया ये वाला, तो यहां से जो आप लंब डालोगे उसकी लंबाई, ठीक है, उस केस में ये लंबाई काम नहीं करेगी, उस केस में ये वाली लंबाई काम आएगी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, या फिर यदि आपने मान लो ये वाली भुजा आधार ली है, ठीक है, तो इसके शीर्ष से यहां यदि आप लंब डाल दो, आप कहीं भी एक लंब डाल दो, जो इस लंब की लंबाई होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। इस केस में क्या है, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है, इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आधार गुणा ऊंचाई, कोई सी भी आधार ले लो, कोई सी भी ऊंचाई नहीं, आप जो आधार लोगे उसी भुजा के करेस्पोंडिंग, उसी भुजा के संगत ऊंचाई कौन सी है, वही ऊंचाई आपको लेनी पड़ेगी। यस, जल्दी से बताइए, समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो अब यहां से देखिए, हाँ ये तो फिर उसकी बात ही है ना, ये तो मैंने बस ऊंचाई को ऑलरेडी बता ही दिया है कि ऊंचाई क्या होती है, कि जो आधार लेते हैं उसके सम्मुख शीर्ष से जो लंबाई होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या है, बहुत ही आसान है, इसमें तो परिमाप ही निकालना है ना। एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एडी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ए बी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें आपको इसका परिमाप बताना है, बहुत ही आसान है। 7:29 हुए, इसमें 2 मिनट वेट करेंगे, 7:31 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, 7:31 पे डिस्कस करेंगे हम इसको। सात बज के 31 पे, ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे? ठीक है, ठीक है, लास्ट 30 सेकंड्स और बचे, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 30 सेकंड। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स बचे हैं, केवल केवल 10 सेकंड्स बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा ठीक है, अभी आपने अगर कमेंट में आंसर किया तो ठीक है। देखिए, हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना था, तो किसी भी आकृति का पेरीमीटर या परिमाप निकालने के लिए हमें उसकी सभी भुजाओं के बारे में या सभी भुजाओं की लंबाई पता होना जरूरी है। इसमें यदि मैं देखूं तो 2 भुजाओं की लंबाई पता है हमें। अगर इसकी आप सामने वाली भुजा देख, सिंस ये समांतर चतुर्भुज है, तो इस भुजा की जितनी लंबाई है उतनी इस भुजा की लंबाई होगी, यानी कि इसकी भी लंबाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह से इसकी समांतर भुजा ये है, तो इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इसकी हो जाएगी, यानी कि ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब तो बस परिमाप आपको निकालना है। परिमाप के लिए आप चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दो, तो ये 7, ठीक है, +9 +7 +9, ठीक है।
अगर आप इनको जोड़ोगे तो यहां से आप जोड़िए, 9 और 9 18, और 7 और 7 14, मतलब 14 प्लस 18, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 32 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो था सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आप में से काफी बच्चों का आंसर सही था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसका आंसर भी सभी को पोल सेक्शन में ही देना है। इसका आंसर भी सभी को पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको परिमाप दे रखा है। देखिए, आपको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें परिमाप दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, और इसकी एक भुजा आपको पता है कि 8 सेंटीमीटर है। तो आपको बाकी की भुजाएं बतानी है कि बाकी की भुजाएं कितनी होगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको समय लगेगा, तो इसमें हम 3 मिनट वेट करते हैं। 7:35 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अगर 7:35 तक भी नहीं होता है तो हम 1 मिनट और वेट कर लेंगे, लेकिन सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक है, सभी सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन कमेंट में आंसर नहीं लिखना, ये सभी को ध्यान रखना है। कमेंट में आंसर तो बिल्कुल नहीं लिखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सही तरीके से सोच लिया तो हाँ, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तेजी से आने लगा है आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी भी समय है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। वैसे काफी बच्चों ने आंसर किया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हम्म 7:35 हो चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, जितने बच्चे सभी कोशिश करेंगे, जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया है। 30 सेकंड्स और हैं। 20 सेकंड्स और हैं। 20 सेकंड्स और हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। सोचना पड़ा इसके बारे में। अच्छा, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें एक भुजा तो दे ही रखी है ना, पी क्यू 8 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमें कौन सी भुजा नहीं पता, हमें अब एक तो ये नहीं पता और एक ये नहीं पता। ठीक है, अब मान लो ये आपने कुछ भी मान लिया, मान लो ये x सेंटीमीटर है। अगर ये x है तो ये भी x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर मैं अब इसके परिमाप की बात करूं तो परिमाप कितना होगा, 8 + x + 8 + x।
ठीक है, परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब यदि, और परिमाप हमें दे कितना रखा है 48, इसका मतलब परिमाप का मान तो हमें दे ही रखा है 48 बराबर 8 और 8 16, 16 प्लस एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x। ये यहां तक समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 48 इज इक्वल टू 16 प्लस 2x, यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक। ठीक है, मैं इसको एक नए पेज पे लिख रहा हूं, यहां तक हमने कर लिया था 48 इज इक्वल टू क्या था 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सबसे पहले 16 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने दूसरी साइड लेके गए, इधर क्या बचेगा, इधर केवल 2x बचा। ठीक है, 48 में से 16 घटाएंगे तो, चलिए 48 में से 16 घटाते हैं, 8 में से 6 गए तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये तो 32 बचा, 32 बराबर 2x। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर लाना पड़ेगा, जब हम इसको इधर लाएंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/2 बराबर x, या फिर x बराबर 32/2। कैसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन है क्योंकि, अब 32 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जब हम 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16, बिल्कुल सही बात है, या 16। तो x की वैल्यू हमें मिली है 16, और सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगी, x की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। चलिए अब हम x की वैल्यू फाइनल क्वेश्चन में रखते हैं, तो मैं यहां से ये इरेज कर देता हूं, ये भी x था ये भी x था, इसका मतलब ये भी 16 सेंटीमीटर होगी और ये भी 16 सेंटीमीटर होगी। अब यदि मैं यहां से करेक्ट आंसर देखूं तो देखिए, सबसे पहले क्या है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर तो हमारा 16 निकला है ना, तो ऑप्शन ए गलत। तो क्यू आर इस पे 16 है तो ये सही हो सकता है, क्यू आर 16, एस आर 16 नहीं, एस आर तो 8 है, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में क्यू आर 8 है जबकि क्यू आर अपना 16 है, तो ऑप्शन सी भी गलत। यदि मैं ऑप्शन डी में बात करूं तो क्यू आर 16, बिल्कुल क्यू आर 16 है अपना, एस आर 8, एस आर 8 है, SP16, SP16, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कमेंट में भी आपने डी ही लिखा है, तो इस तरह से देखोगे तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट, 5 सेकंड वेट करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो यस लिखिए, 5 सेकंड है आपके पास, 5 4 3 2 1। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको क्या बताना है, आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा इसमें आपको ऊंचाई तो दे रखी है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आधार कौन सा मानना है। ऊंचाई तो क्लियर दिख रही है कि 7 सेंटीमीटर है, अब आपको आधार के बारे में सोचना है। अगर आपने आधार निकाल लिया तो बस, तो फिर तो फॉर्मूला लगाना है और ये बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लास, आप डेली ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो कि क्लास कब खत्म होगी, आपको पता है ना, सभी बच्चों को पता है कि क्लास कब खत्म होती है। आप आज पहली बार नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप हमेशा ही पूछते हो, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है। ठीक है, तो क्लास, हाँ जी मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्लास का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक है, तो इसमें पूछने का कोई सवाल आता ही नहीं है कि कब खत्म होगी, ऑब्वियसली 8 बजे खत्म होगी ना। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और इसका आंसर करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पूछते तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इतना आसान था क्या, काफी बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। 7:41 हुए, 7:43 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7:43 पे, 7:43 पे हम इसको डिस्कस करेंगे।
अभी भी समय है, वैसे काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो कि सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7:42 हो चुके हैं, जल्दी से आंसर कीजिए जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। हाँ जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें काफी बच्चों ने अलग अलग आंसर किए, बहुत बढ़िया। अच्छा है, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ही समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स और है, 30 सेकेंड्स और है, 30 सेकेंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो 30 सेकेंड्स और हैं। 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स बचे हैं लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, जिसने जो भी आंसर किया, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, हमें क्या बताना था, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया गया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना था। अब क्षेत्रफल हमें पता है कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें इस क्वेश्चन में ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊंचाई तो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि आधार कहां है, क्योंकि अगर ये 7 ले रहे हैं तो हमें इस भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, यही हमारा आधार होगा। ठीक है, मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ऊंचाई हमें वही लेनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप आधार कौन सा मान रहे हो। जो आधार मानोगे उसी के संगत ऊंचाई लेनी है, और वो ऊंचाई कैसी होगी कि जो आधार वाली भुजा है उसी पर हमें एक लंब डालना है। ठीक है, जो एक लंब ऑलरेडी डला हुआ है, ये ए बी भुजा पर है, इसका मतलब ए बी को हम आधार ले सकते हैं, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होगी। अब यदि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई कितनी होगी, ये आमने सामने वाली बराबर होंगी ना। यदि ये 9 है तो जो ए बी भुजा है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी। तो बस, तो अब हमें ये आधार या बेस पता चल गया कि ये तो 9 सेंटीमीटर है। तो आधार हो गया 9 गुणा ऊंचाई है 7, तो 9 7 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 क्यों होगा? हाँ जी, रईस के नाम से जो भी बच्चा है, आप बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है कि 8 होगा? 8 सेंटीमीटर क्या बता रहे हो आप, आधार क्या? आप 8 सेंटीमीटर आधार बता रहे हो क्या? आप ये बताओगे एक बार। अच्छा ठीक है, आप ऐसे नहीं बता रहे थे, ये बताइए सभी को ये समझ में आया कि हमने आधार और ऊंचाई कैसे ली? आधार और ऊंचाई कैसे ली, कोई बात नहीं, आज सभी को समझ में आया। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था अभी कि इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं कि मान लो आप आधार इस वाली भुजा को लेते, मतलब 8 सेंटीमीटर को लेते आधार, तो उस केस में ऊंचाई ये वाला तो ये वाली तो बिल्कुल नहीं होती। तो इस केस में ऊंचाई कौन सी होती? उसके लिए हम यहां से क्या करते, उसके लिए हम यहां से एक लंब डालते इस वाली भुजा पर। ठीक है, तो ये जो इस रेड कलर की जो भी लंबाई होती ना, क्योंकि हमने आधार ये माना है, तो अच्छा सॉरी, ये वाला नहीं, हाँ ये वाली नहीं, यहां से हमें एक इस वाली भुजा पर लंब डालना था। ठीक है, क्योंकि हम आधार पर लंब डालते हैं ना, ऐसे यहां से समझने की कोशिश कीजिए, ये आधार था ना, ये आधार था, तो हमने इस आधार पर ये लंब डाला है। इसी तरह से यदि हम आधार ये 8 सेंटीमीटर वाली भुजा को लेते, तो इस पर सामने वाले शीर्ष से लंब डालना पड़ता। ठीक है, सामने वाले शीर्ष से लंब डालना पड़ता, और इसकी लंबाई फिर हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इसकी लंबाई के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हमने 8 सेंटीमीटर को आधार नहीं लिया। तो हमें लंबाई, सॉरी, लंब की लंबाई कौन सी पता है, मतलब ऊंचाई पता है 7 सेंटीमीटर ये वाली, और ये कौन सी भुजा पर है, ये है भुजा ए बी पर लंब।
इसका मतलब हमें ए बी को आधार लेना पड़ेगा, और ए बी को आधार लेंगे तो हमें ए बी की लंबाई पता होनी चाहिए, वो हमने इसमें आसानी से निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहां से निकाल लिया है। अच्छा, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, उसके लिए आपको बस कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, कुछ सेकंड का वेट करना, अभी आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगी। सभी बच्चे बस कुछ सेकंड का वेट करना है, आपको अभी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। अभी सबको स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहां से मैं बात कर रहा था, जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। लंब, अच्छा लंब निकालना नहीं, लंब निकालने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, लंब आपको दिया होगा या फिर आप समकोण त्रिभुज के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप समकोण त्रिभुज के आधार पर निकाल सकते हैं। अभी ऐसा कोई अलग से कोई तरीका नहीं है, आपको जनरली क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर भी पोल सेक्शन में देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में ही देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें आंसर करने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 7:50 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अंजलि के नाम से जो बच्चा आपने पूछा ना कि लंब कैसे निकालते हैं, तो लंब का ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर लंब निकालना भी होता है तो जनरली हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें पहले बाकी की जो दो भुजाएं होती है लंब के अलावा, उनकी लंबाई पता होनी चाहिए, और इसमें अभी हमें उन दोनों की भी लंबाई नहीं पता, तो हम लंब नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है जो कि है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका आधार दे रखा है जो कि है 7 सेंटीमीटर। आपको उस समांतर जो चतुर्भुज है उसकी ऊंचाई निकालनी है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। समीम, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपने अनम्यूट कर रखा है। समीम, आप म्यूट कर लीजिए, या फिर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए आप। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 1 मिनट और बचा है, बस 1 मिनट और बचा है इसका आंसर करने के लिए। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास, 30 सेकंड्स और हैं। अच्छा सौरभ, नहीं अभी नहीं देना था आपको कमेंट में आंसर, 30 सेकंड्स बचे हैं ना, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब यदि इसमें आप देखोगे तो क्षेत्रफल है 28, तो क्षेत्रफल की जगह लिख लिया हमने 28 बराबर आधार है 7, तो आधार की जगह लिख लिया 7। ऊंचाई हमसे पूछिए तो हमने ऊंचाई को मान लो h मान लेते हैं। अब हमें यहाँ से h का मान निकालना है, तो 7 को हमें इस साइड लेके जाना पड़ेगा, जब हम 7 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 7 का भाग हो जाएगा, तो 28/7 बराबर h। अब यहां से 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो यहां से हम h कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैसे आप में से काफी बच्चों का ये आंसर सही है, जो कि काफी अच्छी बात है कि आप आंसर सही करने लगे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश।
ठीक है, तो यहां तक तो हमने अभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के परिमाप का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अभी भी 8-9 मिनट बचे अपनी क्लास में, तो हम एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जल्दी से, जो कि बहुत ही आसान है। अब हम वैसे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल सीखने वाले हैं। आज हम केवल परिमाप के बारे में सीखेंगे कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए, आयत का परिमाप भी सेम ही है जैसे हमने समांतर चतुर्भुज के लिए पढ़ा था। तो जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या था कि उसके चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है, उसी तरह से आयत के भी चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। अब चारों भुजाएं क्या होती है? अच्छा, आयत के लिए हमें पता है कि उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस केस में ये आमने सामने की भुजा मान लो ए है और ये बी है, तो इसका इसका परिमाप कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो इसका भी सेम समांतर चतुर्भुज की तरह 2 इंटू ए प्लस बी होगा। ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये सेम पिछले कॉन्सेप्ट की तरह है। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी आप आयत का परिमाप का जो सॉल्यूशन है, ये जो फॉर्मूला है उसका आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था। परिमाप में तो कुछ नहीं है, बस चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लो आप, वही उसका परिमाप होगा। चलिए, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, या फिर अभी क्षेत्रफल के बारे में हम कल पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अभी समय है तो आज ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। आयत का क्षेत्रफल वैसे सबको पता होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कोई भी आयत कितनी जगह घेरता है वही उसका क्षेत्रफल होता है। अब यदि मैं इस आयत की बात करूं तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है किसी भी उसका क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। आधार, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यदि मैं इस आयत में देखूं तो इसका आधार है ए और ऊंचाई क्या होती है? उसकी लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी तो है ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों लंबवत दूरी कोई सी ले लो, दोनों बी के बराबर हैं। तो आधार तो हो गया ए और ऊंचाई क्या होगी? दोनों में बी हो गई, कोई सा भी बी ले लो। ठीक है, आधार ये ले लो बी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, या आप जनरल तरीके से लिखना चाहो तो ए क्या है? ए है इसकी लंबाई और बी क्या है? चौड़ाई। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हाँ जी, एल इंटू बी बिल्कुल सही लिखा है आपने, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। एल इंटू बी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि आयत का तो ज्यादातर बच्चों को याद भी होता है कि आयत का परिमाप क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। और आयत का क्षेत्रफल क्या है? ए इंटू बी या एल इंटू बी। हाँ, कैसे कह सकते हो? एल इंटू बी भी कह सकते हो आप। चलिए, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चंस, अच्छा अगर आपने इसका आंसर जल्दी से कर दिया तो हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। 55 हुए हैं, 2 मिनट का वेट करते हैं, 57 तक देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 7:57 तक हम वेट करते हैं, कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको एक आकृति दी गई है, उस आकृति का आपको परिमाप निकालना है कि इसका परिमाप कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। वैसे अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी का आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी के जो भी बच्चे सभी आंसर करेंगे। 2-3 बच्चे बचे अब तो। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, बस 30 सेकंड और वेट करते हैं क्योंकि काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, इसका मतलब ये आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स और है आपके पास। 20 सेकंड्स बचे हैं अभी, जल्दी से आंसर करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और है आपके पास।
लास्ट 5 सेकंड्स बचे हैं। 5 4 3 2 1 समय समाप्त। अच्छा, वैसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में जितने बच्चों ने आंसर किया ना, सभी का एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए देख लेते हैं। हाँ, वैसे पता ही है, देखिए आपको बस ये दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप याद कीजिए। पहले तो आपको इस आकृति के बारे में पता करना है कि आकृति है कौन सी। तो यदि आप देखोगे तो देखिए यहाँ भी एक लाइन है सिंगल, यहाँ भी एक ये सिंगल लाइन है, मतलब ये दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। यहाँ 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है, मतलब इन दोनों की लंबाई बराबर है। इसका मतलब ये है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण तो ये समकोण दिख ही रहा है। तो ऐसा तो केवल आयत में होता है, ऐसा तो केवल रेक्टेंगल में होता है कि जो अपोजिट साइड से वो इक्वल हो और जो सारे एंगल्स हो वो 90 डिग्री के हो। तो ये आयत या रेक्टेंगल हो गया। अब यदि हमें इसका परिमाप निकालना है तो ये भी 8 है, तो ये भी 8 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप को यदि मैं P लिखूं तो परिमाप हो जाएगा 8 + 7 + 8 + 7, और जब आप इनको सम करोगे, जोड़ोगे, तो ये 30 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इसका जो परिमाप है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि ये 30 सेंटीमीटर है। होमवर्क की लिंक मिलेगी आपको। अच्छा, ऐसा करते हैं, होमवर्क से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1-2 मिनट आगे जाएगी क्लास, चलेगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन होगा। इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, बहुत ही आसान है ये भी। ये क्षेत्रफल के ऊपर है। इसमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई है 9 सेंटीमीटर। आपको इसमें इसकी चौड़ाई बतानी है कि आयत की चौड़ाई कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है, बस जल्दबाजी में गलत मत कर देना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, बहुत ही आसान सवाल है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। सर किससे नहीं दिया है सर पोल सेक्शन में? अच्छा, पोल सेक्शन में नहीं दिख रहा क्वेश्चन, तो एक बस वेट कर लो आप, अगर पोल सेक्शन में नहीं दिख रहा तो। हाँ जी, अभी दिख जाएगा, दिख जाएगा। अभी सभी बच्चों को दिख गया होगा पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा, अभी लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन की तुलना में काफी कम बच्चों ने आंसर किए, सभी आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। आपको चौड़ाई बतानी है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी। जल्दी से आंसर करेंगे, 8 बज चुके हैं पूरे, लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड और वेट करते हैं। आज की क्लास 2 या 3 मिनट ऊपर जाएगी, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी 8 बजे से, ठीक है। तो 2-3 मिनट आपको रुकना है क्लास में ही, क्योंकि इसके बाद होमवर्क की ओर बात करेंगे ना, इसीलिए। बहुत बढ़िया, 20 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स और है आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स बचे। वैसे ज्यादातर बच्चों ने आंसर किए, बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 सेकंड्स बचे हैं, 5 4 3 2 1 समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आसान ही है। देखिए आयत का जो हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, L इंटू बी, ये आपने बताया था। अब इसमें यदि हम देखें तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है 72, ठीक है, लंबाई दे रखी है 9 और चौड़ाई पूछिए, तो चौड़ाई को अभी हम b ही लिखा रहने देते हैं। तो b का मान कैसे निकलेगा, हम 9 को यदि दूसरी साइड ले जाएं, और जब हम 9 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका भाग लग जाएगा, क्योंकि ये यहां इसमें गुणा में है। तो 72/9 बराबर p, या b बराबर 72/9, और 72/9 का जब आप सॉल्व करोगे, 72 में 9 का भाग दोगे तो ये 8 आएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यस, जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? यस और नो, जल्दी से बताओ। यस यस, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट पे लिख के। ठीक है, सभी को आया ना? ठीक है, मैं अभी होमवर्क लिंक को डाल रहा हूँ। एक मिनट, होमवर्क लिंक को डाल रहा हूँ। 2 लिंक होंगे। हाँ जी बताइए हेमंत सर। यस हेमंत सर। दीपक सर, लास्ट क्लास का जो होमवर्क है वो सिर्फ 5 बच्चों ने किया, इतने अनाउंसमेंट के बाद भी। ये तो अच्छी बात तो नहीं लगी मुझे। यस, देखिए, अच्छा गुड नाइट बोलने से पहले ये बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल सही बात है सर मैंने मेरी ना रिप्लाई वीडियो चली नहीं रही है सर, और मैंने आपके पास फोन भी किया था सर, बाद में आपका रिप्लाई ही नहीं आया। हाँ, वो अभी तक यस आपका इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ। जिनको भी दिक्कत आ रही है वो प्लीज अपना क्रोम ब्राउजर अपडेट कर ले प्ले स्टोर में जाके। कई बार पुराना ब्राउजर होने से भी दिक्कत आती है। तो ठीक है अभी सर। के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है कि आप क्रोम ब्राउजर अपडेट कर लो और उसके बाद उसको प्ले करो। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना, आपका ज्यादा नुकसान होगा, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं ना बार बार वो करता हूँ कि आप होमवर्क जरूर किया करो। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना, तो आपके शायद कम समझ में आएगा। समझ में आ भी जाएगा, आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप होमवर्क जरूर किया करो, ताकि आपका जो रिजल्ट है और अच्छा आए। तो जो पिछला होमवर्क है वो भी करोगे। आज भी आपको 2 लिंक्स मिलेंगे आज के होमवर्क के, ठीक है? और आपके पास अभी काफी दिन है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 4 दिन है। 4 दिन में ये पूरा होमवर्क आपको खत्म करना है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है? अभी जो आज के होमवर्क की लिंक है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, ठीक है? जिस तरह से भी अटेंडेंस का आपको लीडर बोर्ड दिखाया था, उसी तरह से होमवर्क का भी लीडर बोर्ड अगली क्लास में आपको दिखाया जाएगा। आपको मंगलवार शाम को 5 बजे तक सॉल्व करना है। मंगलवार शाम को 5 बजे तक, क्योंकि अगली क्लास मंगलवार को है ना, ट्यूसडे को। तो उस दिन आपको शाम को 5 बजे तक सारा होमवर्क कर देना है, पिछला वाला भी और आज जो लिंक आएंगी दोनों वो भी, ठीक है? चलिए, बस क्लास यहीं तक थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन।